मैक्सिमम पावर आउटपुट की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम किरचॉफ रूल्स की बात करेंगे। मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या है, देखें। व्हेन वी कनेक्ट a cell with a resistor, current will start to pass through it. करंट इसमें से गुजरना शुरू हो जाता है। जब किसी एक सेल को वोल्ट मीटर आपके पास वोल्टेज मेजर कर रहा है, इस सेल की ईएमएफ बता रहा है। जब सेल में से करंट गुजरेगा तो इट विल शो द टर्मिनल पोटेंशियल। फिर ये हमारे पास क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल होगा। जब करंट नहीं गुजरेगा तो फिर क्या होगा, ईएमएफ होगी। पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, वोल्टेज मुहैया करते हैं, तो आपके पास करंट फ्लो करता है, चार्जेस मूव करते हैं। चार्जेस कैसे मूव करते हैं, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ जाते हैं। जब पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ जाते हैं, चार्जेस की मोशन होती है, तो फिर आपके पास पॉजिटिव एंड पर जो एनर्जी होती है चार्जेस के पास, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, हाई एनर्जी होती है। उसे वो लूज करते हुए नेगेटिव एंड की तरफ जाते हैं, लो एनर्जी की तरफ। तो ये पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड, ये आपके पास पावर आउटपुट के बराबर होता है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास पर सेकंड VI के बराबर होता है। ये VI क्या है, ये पावर है, ये आउटपुट पावर कहलाती है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किस पर सेकंड आपके पास VI के बराबर है, यानी ये पावर है, ये आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर, जैसे हमने डिफाइन भी किया था। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास पर सेकंड आपके पास किसके बराबर आ गया, द पावर डिलीवर्ड बाय द सेल इन द सर्किट। जो पावर इस रजिस्टर को दी गई, जो आउटपुट पावर डिलीवर की गई, वो आपके पास इसके बराबर है। हम लिखते हैं आपके पास पावर डिलीवर्ड VI, पावर डिलीवर्ड किसके बराबर आ गई आपके पास, VI। यही आउटपुट पावर भी कहलाती है। जब आउटपुट पावर कहलाएगी तो मैं इसे P आउट IV या VI बाय ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। V किसके बराबर है, पहले पुट करें। आउटपुट पावर I²R के बराबर जो हमारे पास आ गई, इस आउटपुट पावर से जो हमारे पास इस रजिस्टर के पास डिलीवर हुई है, यानी इस सेल ने मुहैया की है, करंट जो I है वो किसके बराबर है। I करंट को अगर हम देखें, I करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, ये सेल है, EMF है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और वोल्टेज भी है। वही ओहम्स लॉ ही अप्लाई होना है आपके पास, V इज इक्वल टू IR। यहाँ V के बजाय क्या आएगा, EMF आएगी। तो I इज इक्वल टू आपके पास E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, that is the internal resistance of the cell, that is presented by the electrolyte present in the cell। जो सेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट है उसने दिखाई है। इस वजह से हम इसको I की वैल्यू ये लिखते हैं। जब I आपके पास ये आया तो वैल्यू पुट करें तो किसके बराबर आया, E ओवर R प्लस आपके पास R इंटू R, इसका स्केयर आ गया। I का स्केयर था ना, E ओवर R प्लस R होल का स्केयर इंटू R, उसी तरीके से आ गया। ये पावर आउटपुट विल बी इक्वल टू E स्केयर कैपिटल R प्लस R होल का स्केयर, वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आया इंटू R। उसी फार्मूले में जो I² था ना, हमने वैल्यू पुट की थी, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया हमारे पास, E² R प्लस, इसको खोलेंगे, E² कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस 2 कैपिटल R स्मॉल r
a प्लस बी होल का स्क्वायर जिस तरह खोलते हैं। अब मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ, ई स्क्वायर आर, आपके पास आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 2 स्मॉल आर। देखिए ये मैं प्लस और माइनस कर रहा हूं, 2 आर कैपिटल इंटू आर स्मॉल। एक आपके पास फार्मूला जब ओपन किया था उसमें मौजूद था। अब ये फिर एक फार्मूला की हम शक्ल दे देते हैं इसको, ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम अपने रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे पास क्या हुआ, आर माइनस स्मॉल आर होल का स्क्वायर, 2 आर प्लस 2 आर इंटू आर 2, फिर आपके पास आर इंटू आर आ गया 4 आर कैपिटल इंटू स्मॉल आर। ये जो रिजल्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आउटपुट पावर जो है ये मैक्सिमम डिलीवर्ड कब होगी आपके पास, जब ये डिनोमिनेटर फैक्टर लीस्ट होगा। डिनोमिनेटर फैक्टर क्या है, सबसे कम होगा, तो पावर क्या होगी, मैक्सिमम डिलीवर्ड होगी। साफ ज़ाहिर है कि जो चीज बड़े में होती है अगर वो छोटी हो जाए तो जवाब आपके पास बड़ा आ जाता है। अब आपके पास यहाँ जो फैक्टर है इसको डिक्रीज करने के लिए हम कैपिटल आर यानी रजिस्टर के जो रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अगर इक्वल हो जाए, ये फैक्टर खत्म हो जाता है। कैपिटल आर स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर लगाएं, माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ये फैक्टर खत्म हो जाता है। ये हिस्सा यहाँ से डिनोमिनेटर वेरी लीस्ट हो जाता है और डिनोमिनेटर किसके बराबर आ जाता है, आपके पास ई स्क्वायर आर ओवर 4 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, इसके बराबर आ जाता है। अब इसमें से भी आर से आर कट जाएगा, तो ये आपके पास जो रिजल्ट बता रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो फिर मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होती है। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इक्वल हो जाए तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होती है। यानी ये आउटपुट जो पावर होगी अब ये किसकी तरफ चली जाएगी, ये मैं साथ मैक्सिमम लिख रहा हूँ। आर से फिर एक आर कटेगा, ये किसके बराबर आ जाएगी, ई स्क्वायर ओवर 4 आपके पास आर। ये आपके पास मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगी सर्किट से। ये टेक्स्ट बुक में आपके पास जो कैपिटल आर यहाँ लिखा गया ना वो एरर मिस्टेक है, स्मॉल आर करना। जो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड हुई वो इसके बराबर है। जब भी आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द पावर आपके पास ट्रांसफर या मैक्सिमम पावर या आउटपुट पावर जो या पावर डिलीवर्ड विल बी इक्वल टू मैक्सिमम। तो किरचॉफ रूल्स, किरचॉफ रूल्स क्या है हम इसको जरा स्टडी करेंगे। ओहम्स लॉ जो हमारे पास है, ओहम्स लॉ जिसे हम यूं बयान करते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ये इसकी मैथमेटिकली फॉर्म है। दैट इज वेरी वैल्यूएबल to solve the simple circuit which consists of only single battery and resistors। अगर रेजिस्टर्स सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं और एक सोर्स मौजूद है, if we know the two voltage R and resistance then current can easily determine। if I know voltage and current then resistance can easily determine। from these three parameters if two are known then the third will be easily determined। इन तीनों में से अगर दो की वैल्यू मौजूद हो तो हम तीसरा पैरामीटर आसानी से निकाल लेंगे, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ये ओहम्स लॉ सिंपल सर्किट के लिए वैलिड है। इन ऑर्डर टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स सर्किट इन विच टू और मोर देन टू सोर्सेज वोल्टेज सोर्सेज आर यूज्ड, जिनमें दो या दो से ज्यादा वोल्टेज सोर्सेज यूज किए गए हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं। वी कैन नॉट सॉल्व दीज
आपके पास प्रॉब्लम्स solve these circuits by using Ohm's law, या those circuits in which the voltage source are unknown, ऐसे सर्किट्स भी हो सकते हैं जिनमें हमें मालूम ही नहीं हो रहा वोल्टेज सोर्स कहाँ है, तो उनको भी हमने करंट अगर वहाँ से मालूम करना है या हमारे पास वोल्टेज मालूम करने हैं या रेजिस्टेंस मालूम करने हैं, तो उनको भी सॉल्व करने के लिए ओम्स लॉ को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। जितने भी कम्प्लेक्स सर्किट्स हैं जिन सर्किट्स में दो या दो से ज़ायद वोल्टेज सोर्सेज मौजूद हों, जिन सर्किट्स में सोर्सेज अननोन हो, वहाँ हम वो ओम्स लॉ को यूज़ नहीं कर पाते और हमारे पास किरचॉफ रूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। किरचॉफ रूल्स क्या है? ये तो थी किरचॉफ रूल्स की इम्पोर्टेंस, वाई वी यूज़ किरचॉफ रूल्स, क्या हम किरचॉफ रूल्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं इन कम्प्लेक्स सर्किट के अंदर वेयर द ओम्स लॉ विल बी फेल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व द सर्किट। आपका पास सर्किट को बयान नहीं कर पाता या उसको सॉल्व नहीं कर सकते ओम्स लॉ की मदद से, तो फिर हम किरचॉफ रूल्स का सहारा लेते हैं। फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल को हम बयान करते हैं। फर्स्ट रूल जिसको हम यूँ स्टेट करते हैं, सम ऑफ आपके पास ऑल करंट्स इन द सर्किट्स या सम ऑफ ऑल करंट्स ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू जीरो। अपनी किताब पर देखें, इसको अंडरलाइन भी कर लें। पहली लाइन है, इट स्टेट्स दैट सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज जीरो। किरचॉफ फर्स्ट रूल, सम ऑफ ऑल आपके पास करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज जीरो। मैथमेटिकली इट इज रिटन एज सम, समेशन से ज़ाहिर किया मैंने, आई इज इक्वल टू जीरो। ये बात अगर हमारे पास वैलिड होती है तो हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट रूल है, यानी सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज जीरो। तमाम करंट्स इस फिगर में मैंने दिखाई, करंट I1, करंट I2 जा रहा है पॉइंट A की तरफ, और आपके पास I3 दूर जा रहा है, I4 दूर जा रहा है। तो ये जब A पॉइंट पर हम देखते हैं ये इकट्ठे होते हैं, इनका मजमूआ जीरो होना चाहिए। हमने एक कन्वेंशन कायम की है, अगर करंट किसी पॉइंट की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर करंट किसी पॉइंट से दूर जाएगा तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हमने उस कन्वेंशन के मुताबिक I1 पॉजिटिव प्लस आपके पास I2 क्या है, आपके पास ये भी पॉजिटिव, और माइनस में आ गया 3 क्योंकि ये दूर जा रहा है इस पॉइंट ए से, जहाँ पर हम किरचॉफ, और I4 ये भी दूर जा रहा है, जहाँ किरचॉफ रूल हमने अप्लाई किया है, इक्वल टू जीरो। अगर इनको मैं यूं लिख दूं, I1 प्लस I2 प्लस माइनस क्या ये आपकी इस स्टेटमेंट को पूरा नहीं कर रहे? सम ऑफ ऑल करंट्स विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि ये सम ऑफ ऑल करंट्स विल बी इक्वल टू जीरो। यहां से अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो मैं ये भी रिजल्ट निकाल सकता हूं, आपके पास I1 प्लस I2 I3 प्लस I4। I1 और I2 क्या है? पॉजिटिव है, करंट टुवर्ड्स द पॉइंट A, और I3 और I4 क्या है? करंट टू अवे फ्रॉम द पॉइंट्स A। वो तमाम करंट्स हैं जो अवे हैं, उनका सम है। तो इस तरह हम यूं स्टेट करते हैं इस स्टेटमेंट को, इस रिजल्ट को देखते हुए किरचॉफ फर्स्ट रूल को यूं भी स्टेटमेंट देते हैं हम, सम ऑफ ऑल करंट्स, ऑल द करंट्स भी लिख सकते हैं, ऑल करंट्स भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग towards a point is equal to sum of all currents flowing away from the point। देखें, ये यहां देखें बात जो हमने इस स्टेटमेंट से निकाली, I1 प्लस I2 सम ऑफ ऑल करंट्स flowing towards the point
इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स। आपके पास सम ऑफ ऑल द करंट्स आपके पास फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट्स, फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, उस पॉइंट ए से जो दूर जा रहा है उसके बराबर। क्लियर होगी बात ये? इस रूल को हम पॉइंट रूल भी कहते हैं, किरचॉफ फर्स्ट रूल को, क्योंकि हमने एक पॉइंट मार्क किया है और उसी के ऊपर हम देख रहे हैं। इस रूल को हम पॉइंट रूल भी कहते हैं और उस पॉइंट पर हम सम ऑफ ऑल करंट्स ले रहे हैं। अब जब पॉइंट रूल हम इसको मार्क करते हैं तो हमने एक बात देखी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को हम अगर इंप्लीमेंट करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को अगर हम इंप्लीमेंट करें आपके पास, तो अगर आपके पास कोई सर्किट में सोर्स नहीं है, इफ देयर इज नो सोर्स और सिंक, सोर्स और सिंक क्या है? सोर्स और सिंक से मुराद क्या है? हमेशा जो पॉजिटिव एंड है जहां से चार्जेस मूव कर रहे हैं, हमने कहा नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, पॉजिटिव एंड सोर्स कहलाएगा और आपके पास नेगेटिव एंड सिंक कहलाएगा। अगर आपके पास सोर्स और सिंक नहीं है तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें फिर हमारे पास सम ऑफ ऑल करंट्स विल बी इक्वल टू 0 होता है। If there is no sink or source of the charge at the point, the charge flowing towards the point must be equal to आपके पास charge flowing away from the point। क्या फर्स्ट रूल को हम पॉइंट रूल का नाम भी देते हैं। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को इंप्लीमेंट करें तो फिर हम इसे यूं भी बयान कर सकते हैं कि आपके पास चार्जेस फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट, sum of all charges flowing towards the point will be equal to आपके पास sum of all charges moving away from the point।